हेलो जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। गेट 2022 और CSIR नेट 21 बोलूँ या 22 बोलूँ, भगवान जाने, यार बड़ा कंफ्यूजन का टाइम चल रहा है। टाइम है फाइनल असोल्ट का, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ दिन रह गए हैं और कुछ दिन का मतलब है कि भाई हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक दूसरे ही आयाम में देखना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे फाइनल असोल्ट, लास्ट डेज की कहानी। आज हम लोग इस वीडियो में कहानी को दो तरीके से देखेंगे। एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करके सीखने वाली कहानी, और दूसरा वेट कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन मॉडिफाइंग एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एंडोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सीक्वेंस। भाई अगर तुम्हें याद हो तो एंडोन्यूक्लियस में एंड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वो कभी एंड से कट नहीं करता। एंड से कट करने वाले एंजाइम को हम लोग एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। और वैसे भी हमें याद रखना है कि इस क्वेश्चन में केवल रेस्ट्रिक्शन मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में बात की गई है, जिन्हें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रूप में भी जानते हैं और जिन्हें हम लोग एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पहली वाली बात जो दे रखी है ये तो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2 है टाइप सेकंड क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू नॉट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो ये पॉइंट भी गलत है। इंडियड हम लोग जानते हैं कि टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पहचानते हैं। फिर है ऑप्शन नंबर 3, मंग बीन न्यूक्लियस एक्ट ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टर्मिनाई। और ऑप्शन नंबर 4 है टाइप सेकंड क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन जनरेट आइदर स्टिकी और ब्लंट एंड। भाई जहां तक मंग बीन न्यूक्लियस की बात है तो वो डबल स्टैंड में जो सिंगल स्टैंड निकला हुआ होता है वो उसको कट करता है 1 by 1। और रही बात आपके टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो एक तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। उनकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं आमतौर पर पैलिंड्रोमिक होती हैं और वो स्टिकी एंड भी क्रिएट कर सकते हैं और ब्लंट एंड भी क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम किस एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन का आंसर समझ लिया विद सम इंफॉर्मेशन। वेट अ मिनट यार, बट को पॉइंट ये भी तो है कि क्या सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर कर लेना ये तैयारी है, और इस लास्ट मोमेंट में क्या ये मैटर करने वाला है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो बिना किसी मोटिवेशन के। देखिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कुछ उन फैक्टर्स को जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लास्ट मोमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे तो ये हर बार प्ले करते हैं रोल, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो एग्जाम्स में डिले हो रहे हैं तो अब ये फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन परफेक्ट करने के लिए क्या की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। भाई पहला की फैक्टर तो है व्हाई एंड हाउ, मतलब आप एग्जाम क्यों देना चाहते हो और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। और दूसरा फैक्टर है मोटिवेशन एंड विल। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना मोटिवेशन तुम्हारे पास है और कितनी विल की शक्ति तुम्हारे पास है। द ईरा ऑफ कंफ्यूजन एंड डीमोरलाइजेशन, कोविड-19, ओमिक्रॉन, डेल्टा और न जाने क्या क्या चीजें हमें हिला के रखे हुए हैं, और ये एक अजीब सा टाइम चल रहा है। ऐसा टाइम तो हमने शायद अपनी जिंदगी में कभी ना देखा है और ना शायद आगे भगवान ना करे देखें इस टाइम को दोबारा वापस। ये एरा वाकई में कंफ्यूजन की है और साथ में डीमोरलाइजेशन की। हम लोग पिछले कितने लंबे टाइम से एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होंगे, और आज भी ये कंफ्यूजन बाकी है कि एग्जाम टाइम पर होने वाला है या नहीं। साथ में ये जो डिले हैं ये हमें डीमोरलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी के महत्वपूर्ण टाइम, महत्वपूर्ण साल ये हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। जहां इस टाइम में हम में से काफी लोगों ने ये सोचा था कि हम कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अपने रिसर्च एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग अभी भी अपने घर पर बैठे हुए हैं और हम इन एग्ज़ाम का मुंह ताक रहे हैं जिन एग्ज़ाम को पार करने के बाद ही हमें एडमिशन मिलने वाला है। ये टाइम इतना कंफ्यूजिंग है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा आगे रास्ता कैसे है, आगे क्या आने वाला है, कल क्या होगा। और ऐसे टाइम में भाई दिक्कत होती है, हम लोग डीमोरलाइज भी आते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस एग्ज़ाम को हम लोग क्यों तैयार कर रहे थे, और हम लोग अपनी तैयारी से भी पीछे भटक जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि एग्जाम की तैयारी हम लोग कर कैसे रहे थे। पार्ट 1 फिर से बाहर आएगी। किसने कहा कि वक्त हमेशा थम जाता है? थम तो जाता है कभी कभी जिंदगी में, लेकिन फिर अच्छा वक्त लौट करके भी आता है।
हम जानते हैं पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ के मौसम के बाद एक बार फिर बाहर आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये हमारा कंफ्यूजन का टाइम चला जा रहा है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। टाइम बदलेगा, चीजें बदलेंगी और फिर वापस हमारे सामने रूटीन लाइफ के चैलेंजेस सामने आएंगे। पार्ट 2, हम लोग को मोटिवेट कैसे करें अपने आप को। भाई अगर हमें मोटिवेट करना है तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि हम इस एग्जाम को देना ही क्यों चाह रहे हैं। इस एग्जाम को देने का कारण क्या है, किसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। क्या ये जस्ट हमारे लिए एक दूसरा एग्जाम है या फिर कोई हमारे स्पेसिफिक गोल भी हैं जो इस एग्जाम के साथ हमने बांध रखे हैं, या फिर हम किसी को खुश करना चाहते हैं एग्जाम दे करके, या फिर कोई पॉइंट हम लोग साबित करना चाहते हैं चाहे अपने आप को या किसी और को, या फिर हम अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। ये सवाल जस्ट सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिनके आंसर में ही छुपा हुआ है कि भाई हमारे एग्जाम के दौरान हमारा मोटिवेशन हाई क्यों होना चाहिए। हमें रीजन अगर हम भूल चुके हैं तो उस रीजन को हमें याद करना होगा। इस एग्जाम को हम दे किस लिए देते हैं? क्या इस एग्जाम को हम लोग अपने लिए दे रहे थे या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, किड्स के लिए, बच्चों के लिए अपने, या फिर फ्रेंड्स, या फिर अपने टीचर्स, या फिर इस सोशल सिस्टम में अपने आप को साबित करने के लिए? सबसे पहले तो वो पर्टिकुलर कारण को निकाल लो सबसे आगे जिसकी वजह से तुम इस एग्जाम को दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तुम्हें यह भी याद करना होगा कि जब तुम इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे तो कौन है जो सबसे ज्यादा खुश होगा? तुम खुद, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली के मेंबर, या जो कोई भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस एग्जाम को क्वालिफाई होते हुए देख करके खुश होगा, उसका चेहरा भी अपने सामने ले आओ। साथ में ये भी याद रखो कि कौन लोग खुश होंगे अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो गए। भाई देखिए, जहां ये जानना बड़ा और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, तो मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो मुझे फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। मोटिवेशन दोनों ही तरीके से मिलता है। मोटिवेशन मुझे उनसे भी मिलता है जो मेरी खुशी में खुश होते हैं, और मोटिवेशन मुझे उनसे भी मिलता है जो मेरे दुख में खुश होते हैं। न जाने किसको कहां से क्या मोटिवेशन मिल जाए। यकीन मानो बहुत सारे लोग हैं हमारे लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, इंडियन काफी सारे लोग तो हमारे दोस्तों में ही हैं जो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम कब फेल हों, और जब हम फेल होंगे तो वो हमसे पूछना चाहेंगे आकर के कि वाह भाई कर ली मेहनत, हो गए फेल। वैसे तो वो बोलेंगे ओ सो सैड तुम फेल हो गए हो, लेकिन रियलिटी में वो उस चीज के मजे ले रहे होंगे। क्या तुम उन्हें खुश करना चाहते हो, या तुम खुश उन लोगों को करना चाहते हो जो तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं, जो प्राउड फील करते हैं जब तुम एग्जाम क्वालिफाई करते हो? ये कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस कारण को ढूंढ करके आज सब काम छोड़ करके सिर्फ यही जानने की कोशिश करो कि असल में तुम एग्जाम देना क्यों चाह रहे हो, और कौन लोग हैं जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, और कौन लोग हैं जिन्हें तुम अपने फेल होने की खुशी देना नहीं चाहते। उनको हमेशा अपने सामने रखो, अपनी तैयारी करते हुए हमेशा अपने आगे। और देखिए, ये बात भी मत भूलिए, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ। जो लोग अपनी खुद की मदद करते हैं तो भाई उनकी मदद के लिए तो भगवान भी आगे आ जाते हैं। तो फिर ये फैक्टर कैसे आप भूल सकते हो कि आपके एफर्ट्स ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बिलीव अपने ऊपर भी और अपने एफर्ट्स के ऊपर भी। पार्ट 3, बिलीव इन योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स हैं जो अल्टीमेटली हमें जिताएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत बेकार है, उसको मौका मिला, उसको मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं होता यार, हर मौका हर एक के लिए आता है। सभी लोगों को चांस मिलते हैं और मल्टीपल चांस मिलते हैं, लेकिन जो उन चांस के लिए, उन मौकों के लिए रेडी थे, केवल वही जीत पाते हैं, और बाकी हार जाते हैं, और हार करके केवल अपनी किस्मत का ही उलाना देते रहते हैं। यहाँ पर आपको इस बात के ऊपर यकीन करना जरूरी है कि जितना आने वाला मौका आपके साथ वाले के लिए है, उतना ही मौका आपके लिए है। आप कहीं से भी बदकिस्मत नहीं है। बस बदकिस्मती इंडियन कुछ होता भी नहीं है मेरे ख्याल से। होता है तो केवल मेहनत करना और मेहनत ना करना। जब हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हम लोग फेल हो जाते हैं बिना मेहनत किए, तो हम लोग केवल अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपनी आंखें बंद करके, बिना ये सोचे कि अगर हमने मेहनत की होती तो शायद हमें आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो इसलिए ये ध्यान रखना, एवरीवन इज लकी एंड ऑल गॉट चांस। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। लाइन को समझो।
देखिए, ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन टैलेंट को भी तो अपने आप को दिखाने के लिए मेहनत की रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, चाहे उन्हें लगता हो कि वो बहुत ब्रिलियंट नहीं है, उनका दिमाग बहुत तेज नहीं चलता, बहुत बातें याद नहीं रहती, इसके बावजूद भी वो अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि हर कोई अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करता, और जो मेहनती लोग होते हैं भाई, उनका टैलेंट छुपता भी नहीं। जब भी मौका मिलेगा वो जीत जाएंगे। और इसलिए वो बच्चों वाली बात, ट्राई ट्राई नेवर ट्राई। भाई जो बार बार ट्राई करेंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब आप जीत जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके दिए हुए एफर्ट्स, जो आपने अपने लिए एफर्ट्स दिए हैं, ये एफर्ट्स कभी आपको पे बैक नहीं करेंगे। हमेशा कभी जल्दी कभी देर में पे बैक जरूर करते हैं। कंटिन्यूटी बड़ी मस्ट है। पार्ट 4, चेक द बैग एंड द प्रैक्टिस। भाई कहीं जर्नी पर चलने से पहले भी तो आप अपने बैग को फाइनल चेक करते हो, आपने कपड़े रखे हैं या नहीं रखे हैं, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं वो आपके बैग में हैं भी या नहीं। तो ऐसे ही एग्ज़ाम से जस्ट पहले लास्ट दिनों में हमें ये अपने बैग को चेक करने की हैबिट को एक बार फिर से यूज़ करना होगा। आप रिवीजन कीजिए उन टॉपिक्स का जिन टॉपिक को आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। साथ में अगर आप अपने मूड रिफ्रेश करने के लिए कोई नया टॉपिक पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ो। यूनिट के हिसाब से टेस्ट खूब सारे थे, क्योंकि एक यूनिट में एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बटे हुए हैं। तो जब आप बार बार उनके टेस्ट देते हो तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर यूनिट में कितनी अच्छी है। और साथ में आपको ये भी मौका मिलता है कि आप अपने यूनिट के उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सको जहां आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। सिमिलरली बार बार आप मॉक एग्जाम दो। मॉक एग्जाम से भी आपको क्वेश्चन देने की प्रैक्टिस बनती है, प्लस साथ में एक साथ बैठने की लिमिटेड घंटे में उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की भी क्षमता बढ़ती है। आपने जब अपने कोर्स की प्रिपरेशन की होगी, आपने जब भी अपना सिलेबस पढ़ा होगा तो आपने शॉर्ट नोट्स ही बनाए होंगे। ये टाइम है उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने का। जब आप किसी भी टॉपिक को वापस रिवाइज कर रहे हो और आप पा रहे हो कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो भाई ये टाइम है कि अपने उस शॉर्ट नोट वाले पन्ने में उन बातों को भी डाल लेना जो आप बार बार भूल रहे हो। क्या रियली में तुम्हारी मेमोरी इतनी बेकार है कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? चलिए हम लोग एक काम करते हैं, आपको अपने मोहल्ले के कितने लोगों के नाम याद हैं? जो भी आपको नाम याद हैं, क्या उन नाम को याद करने के लिए आपने कोई कोर्स किया था या फिर कहीं पर क्लासेस की थी? अगर आप अभी अपनी उंगलियों पर उनको याद करना शुरू कर दो तो शायद 8, 10, 15, 16 नाम आपको याद आ जाए। लेकिन अगर आप इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में याद करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के साथ वाला घर, राइट हैंड साइड वाला घर, यहाँ जो अंकल आंटी रहते हैं उनका नाम क्या है? उनके बच्चे कितने हैं? उनके पास कोई पेट है या नहीं? और अगर पेट है तो उसका नाम क्या है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो घर है वो वहाँ कौन कौन रहते हैं? आपके सामने वाले घर में कौन रहता है? अरे वो जहाँ गली मुड़ती है यार, उस जगह कौन रहता है? वो परचून की दुकान वाला जहाँ से आप सामान लेके आते हो, वो दूध वाला जिससे आप दूध लेते हो, ब्रेड लेके आते हो, आपको पता है उसका नाम क्या है? आपको मालूम है कि आपके सामने वाले पड़ोसी के साइड में कौन रहता है? इंडियट जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो और अपने फोन को रिचार्ज कराने के लिए किसी से बात करते हो, आपको पता है उसके बारे में? अगर आप इस तरीके से अपने डेली लाइफ में घट रही घटनाओं से भी ढूंढना शुरू करो तो आपको अपने आसपास के रहने वाले बहुत लोगों की शक्ल याद आ जाएंगी और बहुत लोगों के नाम याद आ जाएंगे। तो भाई अगर तुम्हें कोई मेटाबॉलिक एरर था या फिर कोई तुम्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था कि तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती, ओ मैं यूनिट 1 रिवाइज कर रहा था, यूनिट 2 पे आया तो मैं यूनिट 1 भूल गया, भाई तो अगर पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास जब नाम नहीं है, तुम्हें नहीं पता कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हें उनके नाम शक्ल याद नहीं आ रही हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम्हें याद आ रही हैं चीज़ें तो फिर ये बेकार की बात है कि आप भूल जाते हो। बात भूलने की नहीं है, बात है इंटरेस्ट की, बात है इस बात की कि आपको वो टॉपिक की जरूरत क्यों है। आ गए ना घूम फिर के पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर ही, व्हाई एंड हाउ। भाई जब तुम्हें एग्जाम की जरूरत ही नहीं है तो तुम उस पर मेहनत क्यों करोगे? लेकिन अगर तुम्हें पता है, तुम्हें इस बात का डर है कि तुम फेल हो गए तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा, तो फिर तुम्हें इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों था आपके लिए।
और फिर जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते हुए भी आपको बार बार याद रखना है कि ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो यूनिट हैं जिन्हें आपको पढ़ करके ये एग्जाम पास करना है। आप फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक एग्जाम्स की, प्रैक्टिस करनी है आपको अपने रिवीजन की। आपको लगातार टॉपिक्स को बार बार घुमाना है। आज ये बोर कर रहा तो दूसरा टॉपिक पकड़ लो यार, 13 यूनिट है, किसी को भी घुमाते रहो, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। और अगेन, अगर तुम्हें अपने मोटिवेशन के रीजंस पता हैं तो शायद तुम्हें इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम इस टाइम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम इस टाइम बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे एग्जाम उस टाइम को होगा या नहीं होगा, हु केयर्स। लेकिन आज जो मेरी तैयारी है ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, ये मेरे काम जरूर आएगी। एग्जाम तब भी होगा जब भी होगा, देखा जाएगा। लेकिन ये जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे मोटिवेशन के साथ, ये है जो हमें जिताएगी, और यही है जिसकी वजह से मुझसे खुश होने वाले लोग खुश होंगे और मुझसे जलने वाले लोग और जलेंगे, जल जल कर राख होंगे। iFly के सेफ कोर्सेज इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। iFly के साथ आप CSIR नेट, गेट, ICMR JRF, ARS, GAT B, IIT JAM, एम्स और JNU जैसे दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। iFly को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो घंटे के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी मोटिवेट करो, पढ़ने के लिए उत्साहित करो, उन्हें भी बोलो कि भाई ढूंढे अपने लाइफ का वो टारगेट जिसके लिए वो इस एग्जाम के पीछे पड़े थे, और अब जब पीछे पड़ ही गए हैं तो एग्जाम को पकड़ करके ही मानेंगे। चले फिर, मजे कीजिए, सेफ रहिए, बाय बाय।